उस टाइम पर इंडिया भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बोर्ड जिसके पास ऑफिस भी नहीं था, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने का फाउंडेशन रखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो दुनिया के हर क्रिकेट मैच के पीछे एक हिडन पावर है। आज इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है कि वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 40% से ज्यादा रिवेन्यू को कंट्रोल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई सभी क्रिकेट बोर्ड में से सबसे अमीर बोर्ड है। बीसीसीआई के पास बिलियन डॉलर टीवी डील्स हैं, आईपीएल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स हैं और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके सामने दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स छोटे लगते हैं। पर सवाल है, एक समय था जब बीसीसीआई के पास अपने ऑफिस के लिए भी पैसा नहीं था और आज वो दुनिया के रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल है। तो बीसीसीआई इतना अमीर कैसे बना? कैसे उन्होंने एक मिडिल क्लास स्पोर्ट को बिलियन डॉलर एम्पायर में बदल दिया? ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बीसीसीआई की फाइनेंशियल कहानी, जो सिर्फ पैसा नहीं, पावर और विजन की स्टोरी भी है। सबसे पहले चलते हैं ब्रिटिश इंडिया के दौर में। 1920s में तब क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर हो रहा था, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल नेशनल बॉडी नहीं थी। उस टाइम पर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच थी। उस टाइम पर इंडिया भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरत थी एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की। और तब 1928 में दो विजनरी इंसान आए, आरी ग्रैंट गोवन और एंथनी डी मेलो। इन दोनों ने मिलकर बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे आज हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं। और इसमें आरी ग्रैंट गोवन बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने का फाउंडेशन रखा। एंथनी डी मिलो बीसीसीआई के पहले सेक्रेटरी बने, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया। लेकिन उस वक्त बीसीसीआई के पास ना ऑफिस था, ना स्टाफ और ना पैसा। उस टाइम स्टेट एसोसिएशंस जैसे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ये अपने फंड से टीम भेजते थे। 1932 में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेला, जो कि लंदन में है। इसे होम ऑफ क्रिकेट से जाना जाता है। उस टाइम कैप्टन थे सीके नायडू। उस टूर के लिए प्लेयर्स को पैसा लोगों से डोनेशंस लेकर दिया गया था। तो इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बोर्ड जिसके पास ऑफिस भी नहीं था, पर जिसके पास सपना था इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट का पार्ट बनाने का। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर स्लो ग्रो हुआ। बीसीसीआई के अंडर सभी स्टेट एसोसिएशंस आए, पर पैसा अब भी प्रॉब्लम था। बीसीसीआई के पास कुछ ही रिवेन्यू रिसोर्सेज थे, जिनमें से गेट कलेक्शन, दूरदर्शन के ब्रॉडकास्टिंग डील्स और स्पॉन्सर्स, जो कि बहुत रेयर थे। प्लेयर्स को सिर्फ 100 या 200 रुपए डेली अलाउंस मिलता था। बीसीसीआई के मेंबर्स वॉलेंट्री बेसिस पे काम करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक था, पिच अनइवन, फैसिलिटीज पुअर और ट्रेनिंग सिस्टम आउटडेटेड। लेकिन लोगों का क्रेज बढ़ता गया। क्रिकेट ग्रेजुअली फुटबॉल और हॉकी को पीछे छोड़ने लगा। फिर 1970s में सुनील गावस्कर, कपिल देव जैसे स्टार्स आए, और जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो उस टाइम सब कुछ बदल गया। 25 जून 1983 लॉर्ड्स ग्राउंड में कपिल देव की टीम ने पावरफुल वेस्ट इंडीज को हरा दिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। पूरे देश ने सेलिब्रेट किया। यह सिर्फ एक मैच नहीं, एक रेवोल्यूशन था। टीवी पे लोग मैच देख रहे थे और दूरदर्शन ने नए टीआरपी के रिकॉर्ड सेट किए, और एडवर्टाइजर्स को समझ आया क्रिकेट इंडिया में पैसा बना सकता है। उस टाइम एक कलर टीवी का बूम आया, और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के घरों में टीवी आने का मेन रीजन था क्रिकेट। 1983 के बाद हर घर में टीवी आने लगा और लोग क्रिकेट देखने लगे। बीसीसीआई ने रियलाइज किया, अगर टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप्स का सही यूज हो तो पैसा कमाया जा सकता है। पर अभी तक उनके पास कोई विजनरी आदमी नहीं था जो एक सिस्टम बनाए। फिर आया एक इंसान, जगमोहन दलमिया। दलमिया ने बीसीसीआई को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उन्होंने समझा पैसा मैच टिकट्स में नहीं, टीवी में है। 1993 में उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। पहली बार बीसीसीआई ने बोला, दूरदर्शन अगर मैच दिखाना चाहता है तो राइट्स के पैसे दे। और तब बीसीसीआई ने हिस्ट्री में पहली बार 2.5 करोड़ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर अपना पहला बड़ा डील किया। फिर 1996 वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में होस्ट हुआ। इसके लिए दलमिया आईसीसी के पास गए और आईसीसी को कन्विंस किया कि एशिया में इवेंट होने से पैसा डबल होगा, और जो कि हुआ भी।
स्पॉन्सरशिप्स, टिकट्स और ब्रॉडकास्टिंग से रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू सामने आए। दलमिया ने बीसीसीआई को इंटरनेशनल लेवल पर एक फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा था। अब क्रिकेट इंडिया में रिलीजन बन चुका था और टीवी चैनल्स जैसे सोनी, जी, ईएसपीएन, स्टार सबको बीसीसीआई के मैचेस चाहिए थे। 2000 में जी और ईएसपीएन ने 230 करोड़ का डील साइन किया। 2006 में निम्बस कम्युनिकेशंस ने 612 करोड़ पर ईयर के राइट्स खरीदे और 2012 में स्टार इंडिया ने 3851 करोड़ की मेगा डील साइन की। अब हर इंडियन सीरीज से बीसीसीआई को करोड़ों का रेवेन्यू मिलने लगा। ऐसे में बोर्ड के पास पैसा आने लगा और आईसीसी में उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया। दलमिया के बाद आए शरद पवार। उनके अंडर बीसीसीआई ने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और प्रोफेशनल मार्केटिंग अडॉप्ट किया। अब क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, इंडस्ट्री बन गया था। अब आते हैं उस चैप्टर पर जहां बीसीसीआई ने स्पोर्ट्स बिजनेस का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। इंडियन प्रीमियर लीग। साल था 2007। इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता और पूरा देश पागल हो गया टी20 के लिए। फास्ट मैचेस, बिग हिट्स, इंस्टेंट थ्रिल, ये नया क्रिकेट था। तब के बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने एक ड्रीम प्रपोज किया और 2008 में बीसीसीआई ने लॉन्च किया इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें 8 टीम्स, प्लेयर ऑक्शंस, सेलिब्रिटी ओनर्स। पहले ही सीजन में सोनी ने 10 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 8200 करोड़ में खरीदे। डीएलएफ, पेप्सी, हीरो होंडा, वोडाफोन ये सब स्पॉन्सरशिप लाइन में लग गए। क्रिकेटर्स को $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। 2008 के बाद हर साल आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ता गया। 2008 में $1 बिलियन, 2014 में $4 बिलियन, 2020 में $6.8 बिलियन, 2023 में $11 बिलियन, 2024 में $16.4 बिलियन और 2025 में $18.5 बिलियन। और जब 2017 में स्टार इंडिया ने नए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 16,347 करोड़ में खरीदे तो दुनिया ने समझा क्रिकेट में पैसा सिर्फ इंडिया में है। 2023 में वायकॉम 18 और डिज्नी स्टार ने मिलकर टीवी प्लस डिजिटल राइट्स 48,390 करोड़ में लिए, सिर्फ एक लीग के लिए। आज आईपीएल सिर्फ बीसीसीआई का कैश फ्लो नहीं, एक नेशनल इकोनॉमी जनरेटर बन गया है। 20,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं हर आईपीएल सीजन में। होटल्स, एयरलाइंस, टूरिज्म, लोकल वेंडर्स सबको फायदा होता है। गवर्नमेंट को करोड़ों में टैक्स मिलता है। बीसीसीआई के लिए आईपीएल से हर साल 5,000 से ज्यादा करोड़ का डायरेक्ट रिवेन्यू आता है और इस पैसे से वो डोमेस्टिक क्रिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनसीए जैसे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। अब बीसीसीआई के पास पैसा ही पैसा है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है पावर ऑफ पॉलिटिक्स। आईसीसी, जहाँ थियोरेटिकली सब बोर्ड्स इक्वल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा पैसा इंडिया लाता है और जहाँ पैसा होता है वहीं पावर होती है। आज आईसीसी के टोटल रिवेन्यू का 45% सिर्फ इंडियन मार्केट से आता है। 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच ने अकेले ही $100 मिलियन जनरेट किया। अगर इंडिया अर्ली एग्जिट करे तो आईसीसी का प्रॉफिट आधा हो जाता है। इसलिए आईसीसी हर डिसीजन में बीसीसीआई का इनपुट लेता है। बीसीसीआई के एक ऑफिसर ने एक बार कहा था, इफ इंडिया स्टॉप्स प्लेइंग, वर्ल्ड क्रिकेट विल स्टॉप अर्निंग। ये डायलॉग एग्जैगरेशन नहीं, रियलिटी है। आज के टाइम में बीसीसीआई के एनुअल रिजर्व्स 18,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। कंपेयर करो दूसरे क्रिकेट बोर्ड से। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सिर्फ 1600 करोड़, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1300 करोड़ और बीसीसीआई 18,000 करोड़। बीसीसीआई चाहे तो किसी भी बोर्ड को ऊपर उठा सकता है और अगर चाहे तो उसकी फंडिंग रोक सकता है। यही है बीसीसीआई का रियल ग्लोबल पावर। अब बात करते हैं एक नए चैप्टर की, वुमेन्स क्रिकेट। पहले वुमेन्स क्रिकेट इंडिया में इग्नोर होता था, मैचेस में एम्प्टी स्टैंड्स, लो पे और जीरो कवरेज। लेकिन 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया ने फाइनल खेला और हरमनप्रीत कौर ने सेंचुरी मारी, तब बीसीसीआई ने डिसाइड किया अब बदलाव लाना ही होगा। और वो बदलाव था 2023 में बीसीसीआई ने लॉन्च किया वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL। और क्या कमाल किया, पहले ही सीजन में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 951 करोड़ में बिके और फ्रेंचाइजीज मुंबई इंडियंस वुमेन, दिल्ली कैपिटल्स वुमेन 450 से 800 करोड़ के वैल्यूएशंस तक पहुंच गई। बीसीसीआई ने इस मूव से सिर्फ क्रिकेट ग्रो नहीं किया, बल्कि इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम लिया। अब बीसीसीआई एक स्पोर्ट्स बॉडी से ज्यादा एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है। उसका ऑफिस मुंबई में एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स जैसा है। 1928 में बीसीसीआई के फाउंडर्स के पास पैसा नहीं था और ना ही ऑफिस। प्लेयर्स अपने कपड़े खुद धोते थे, टीम टूर्स के लिए पब्लिक डोनेशन होता था और आज बीसीसीआई के पास $1 बिलियन एसेट्स हैं। आईपीएल दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल लीग है और इंडियन टीम एक ग्लोबल ब्रांड है।
बीसीसीआई ने दिखाया कि पैशन, विजन और टाइमिंग से कोई भी बोर्ड दुनिया का किंग बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटे से बोर्ड से बिलियन डॉलर एम्पायर बनने तक। एक ऐसी कहानी जिसमें विजन था, स्ट्रगल था और एक ड्रीम था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।